आज का टॉपिक है शलाक्य तंत्र का इतिहास। ठीक है, शलाक्य तंत्र की सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले इतिहास देखना है। उसमें भी सबसे पहले हमारा टॉपिक है शलाक्य का शाब्दिक विश्लेषण। तो इसमें श्लोक है शलाकायाः कर्म शलाक्यम तत्प्रधानम तंत्रम शलाक्यम, यानी कि जिस कर्म में शलाका का यूज होता है उसको शलाक्य बोलते हैं एंड उसका प्रधान तंत्र जो है वो शलाका है। शलाक्य कर्म को करने का प्रधान कर्म जो है वो शलाका रहता है। शलाका यानी कि हम प्रोब से भी ले सकते हैं उसको। फिर आते हैं आपके शलाक्य की परिभाषा, जो कि आपके सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है, जो कि आपको बाय हार्ट भी करना है ये वाला श्लोक। तो शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्लेषिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो यहाँ पे जो जत्रु है, जत्रु वर्ड से आपको ग्रीवा का मूल, ये वाला जो है वो एनाटॉमिकल पॉइंट लेना है जत्रु से। तो जत्रु हमारा क्या है? ग्रीवा का मूल। तो यहाँ पे बोला गया है ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, यानी कि ग्रीवा के मूल से जितने भी ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो कि है श्रवण नयन वदन घ्राण। श्रवण यानी कि आपके कान, नयन यानी कि नेत्र, वदन यानी कि मुख और घ्राण यानी कि नाक आदि संशेषण। इनमें जो इन स्थानों में जो उत्पन्न व्याधियां हैं, व्याधि नाम उपशमनार्थम, उन व्याधियों के उपशमन के लिए, शमन के लिए जो चिकित्सा यूज होती है, जिस विशेष विज्ञान में उस चिकित्सा को डाला गया है, उस विशेष विज्ञान को बोलते हैं शलाक्य तंत्र। तो ये शलाक्य तंत्र की परिभाषा है, फिर से देखेंगे। शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, शलाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो आपके शलाक्य तंत्र की ये परिभाषा है। नेक्स्ट, शलाक्य तंत्र में तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी: नेत्र रोग विज्ञान, कर्ण नासा मुख रोग विज्ञान और शिरो रोग विज्ञान। तो नेत्र रोग विज्ञान से हम ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो कोरिलेट करते हैं, एंड कर्ण नासा मुख रोग विज्ञान यानी कि आपका ओटोलैरिंजियोलॉजी। ओटो वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे ईयर से, हम इसको रिलेट करते हैं, तो ओटोलैरिंजियोलॉजी। फिर आता है शिरो रोग विज्ञान, तीसरी बार साइंस ऑफ द क्रेनियल डिजीजेस। ठीक है, तो ये हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सब जो है वो शलाक्य तंत्र में हम इंक्लूड करते हैं। तो इट इज बेसिकली आई प्लस ईएनटी। ठीक है, आई के लिए हम ऑप्थेल्मोलॉजी लेंगे और ईएनटी के लिए हम ओटोलैरिंजियोलॉजी, और ये साइंस ऑफ क्रेनियल डिजीज, ये सब जो है वो आईज नोज थ्रोट में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें शलाक्य में परिभाषा जो है वो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें हम उत्तम अंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तम अंग यानी कि हमारे शरीर को जो है वो उत्तम अंग बोला गया है। तो उसमें उत्तम अंग क्यों बोला है? क्योंकि सब इंद्रियों का वो स्थान है। जो हमारा शरीर है वो सब इंद्रियों का स्थान होने की वजह से उसको उत्तम अंग बोला गया है। और आचार्य चरक ने श्लोक भी कोट किया है, प्राणाः प्राणभृतां यत्र आश्रिता सर्व इंद्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। तो जहां पर प्राणियों के प्राण आश्रित करते हैं वो है हमारा उत्तम अंग। प्राणाः प्राणभृतां यत्र आश्रिता और सर्व इंद्रियाणि च, जहां पे सभी इंद्रियां भी आके अपना निवास करती हैं। तो यद उत्तम अंगानाम, तो वो जो उत्तम अंग है उसको हम शिर बोलते हैं, शिरस्तद अभिधीयते। तो उत्तम अंग और शरीर सब इंद्रियों का स्थान है और आश्रय है। तो आचार्य चरक ने ये जो श्लोक दिया है वो आपको देखना है। उसके बाद शरीर को उत्तम अंग कहते हैं क्योंकि इसमें प्राणियों का प्राण और इंद्रियां बसती है। हमने बात जो है वो कर ली है, सब अंगों में ये श्रेष्ठ है, इसीलिए भागवत ने इसकी रक्षा के लिए यत्नवान होना एकांत आवश्यक समझते हैं। तो भागवत ने भी एक श्लोक कोट किया है, उसमें भी उन्होंने यही बोलने का प्रयास किया है, सर्व इंद्रियाणि येन अस्मिन् प्राणा येन च संश्रिता, जहां पर प्राण जो है वो संश्रित होते हैं, तेन तस्य उत्तम अंगस्य रक्षायाम अग्रितो भवे। तो उस उत्तम अंग की जो है वो रक्षा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेदों में शलाक्य तंत्र। जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, तो ये वेदों में शलाक्य तंत्र की क्या जो है वो इंपॉर्टेंस बताई गई है। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अश्विनी दो, अश्विनी कुमार, ये दो जो है हमारे देव विषक बोले गए हैं। यानी कि देव विषक यानी कि जो देवों के विषक हैं, ठीक है, उनको हम अश्विनी द्वौ के नाम से जानते हैं। इनमें दो नाम इंक्लूड हैं, एक अश्विनी और दूसरा कुमार। तो बोल रहे हैं ऋग्वेद में एक रेफरेंस मिलता है कि अश्विनी द्वौ के द्वारा
रुजस्वक का अक्षीय प्रत्यारोपण करना। अक्षीय प्रत्यारोपण यानी कि आई ट्रांसप्लांट, तो एक रेफरेंस मिलता है जो कि शलाक्य तंत्र में हमें जो कोट करना है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कर्म का, तो कर्म को दृष्टि प्रदान करना, ये भी जो है वो वेदों में बताया गया है, ये भी हम शलाक्य से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा है दधीचि, दधीचि के कटे सिर को जोड़ना, ये भी शलाक्य का जो है वो एग्जांपल हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट, शलाक्य तंत्र के प्रमुख आचार्य, ठीक है, तो शलाक्य तंत्र के हमें कुछ प्रमुख आचार्य जो है वो पता होने चाहिए। सबसे पहले है आचार्य निमि, सबसे पहले आचार्य निमि, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य कराल, आचार्य गालव, आचार्य वाग्भट और आचार्य भोज। तो इसका एक निमोनिक है निसुक गुरु वाग्भट बोले। तो निसुक यानी कि नी से हम लेंगे निमि, सु से लेंगे हम सुश्रुत, क से लेंगे हम कराल और गुरु यानी कि ग से गुरु गालव और वाग्भट वाग्भट बोले से भोज लेंगे। तो ये शलाक्य तंत्र के कुछ प्रमुख आचार्य हैं, उसका निमोनिक है, इसको हम आप ऐसे बाय हार्ट कर सकते हो, निसुक गुरु वाग्भट बोले, निसुक गुरु वाग्भट बोले। तो नी फॉर निमि, सु से सुश्रुत, क से कराल, ग से गुरु से गालव, वाग्भट का वाग्भट और बोले का भोज। तो इस तरह आप कुछ प्रमुख आचार्य भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी काल विभाग की बात करते हैं कि जो शलाक्य तंत्र है वो काल के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमें किस तरह किस फॉर्म में देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा जो वैदिक काल है, यानी कि 600 बीसी से भी पहले का जो काल है वो हमारा वैदिक काल में आता है। उसके बाद सेकंड काल आता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल जो है वो 600 बीसी से 700 एडी तक का आता है। देन मध्यकाल 800 एडी टू 1500 एडी और लास्ट में आधुनिक काल 1600 एडी से भी ज्यादा जो समय हो चुका है वो आधुनिक काल में आता है। तो इन चार काल में जो है वो शलाक्य तंत्र विभाजित किया गया है। सबसे पहले वैदिक काल, जहाँ पे शलाक्य तंत्र एज ए सब्जेक्ट फॉर्मेशन में आपको नहीं था। सबसे पहले जो वेदों में जो रेफरेंस मिलते थे कि ऋग्वेद में हमारे पास शलाक्य तंत्र कहाँ है, यजुर्वेद में कहाँ है, अथर्ववेद में कहाँ कहाँ आ रहा है, तो वो हमारे पास कुछ लिमिटेड रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद आता है प्राचीन काल, जहाँ पे संहिताओं की रचना स्टार्ट हुई। फिर हमें संहिताओं में से पता चला कि संहिताओं में कहाँ कहाँ जो है वो रेफरेंस दिया गया है शलाक्य तंत्र का। और उसके बाद फिर मध्यकाल आता है, फिर उस लास्ट में आधुनिक काल। मध्यकाल में इतना काम नहीं हुआ, आधुनिक काल में आपको फिर पता है कि आपका एक सब्जेक्ट ही अलग से निकाला गया है शलाक्य तंत्र। इसको बाद में हम आगे डिटेल से लेने वाले हैं सभी काल को। तो ये हमारे पास चार काल है काल का विभाग, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास वैदिक काल। सबसे पहला काल कौन सा है? वैदिक काल। तो वैदिक काल की टाइमिंग हमको याद करनी है 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वो वैदिक काल की टाइमिंग मानी गई है। उसके बाद वैदिक काल में आयुर्वेद का कोई विभाग नहीं था। बेसिकली आयुर्वेद का विभाग कोई वैदिक काल में अभी हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं आया था। तो हमारे पास वेदों में चिकित्सा संबंधी सूत्र प्राप्त होते थे। जो पहले का टाइम था, वैदिक काल का टाइम था, बहुत पहले का टाइम, उसमें हमारे पास चिकित्सा संबंधी सूत्र जो है वो प्राप्त होते थे, जिनसे वैदिक शास्त्रों में शलाक्य तंत्र के बीज स्वरूप अंकुर उत्पन्न होकर आगे तंत्र के रूप में विकसित हुए। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे वैदिक शास्त्र थे उसमें शलाक्य तंत्र के बीज स्वरूप अंकुर प्राप्त होते थे हमें। कैसे बीज छोटा सा होता है, उसके बाद जो है वो उसका पेड़ वृक्ष बनता है। तो उस जमाने में, वैदिक काल के जमाने में हमारे पास शलाक्य तंत्र के बीज होते थे, जो कि आगे जाकर तंत्र के रूप में डेवलप हो गए, जो कि हमारा शलाक्य तंत्र है। तो इसमें भी वही चीज लिखा है कि वेदों में सबसे पहले चिकित्सा संबंधी सूत्र प्राप्त होते थे, जिससे वैदिक शास्त्रों में शलाक्य तंत्र के बीज स्वरूप अंकुर जो है वो हमें उत्पन्न होकर आगे तंत्र के रूप में विकसित हुए। तो एक साइकिल है। सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, शलाक्य तंत्र को जो है तंत्र की रचना नहीं हुई थी सबसे पहले शलाक्य तंत्र की। तो कुछ जो है वो हमारे शास्त्रों से मिलता था, हम उसको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते लास्ट में जाके हम ये देखेंगे आगे जाके कि किस तरह वो तंत्र रूप में डेवलप हो गए। उसके बाद आते हैं हम, सबसे पहले वैदिक काल में हमारा आता है ऋग्वेद। ठीक है, हमारे 4 वेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो वेदों में अश्विनी कुमारों को देव विषक का दर्जा प्राप्त था। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट कि अश्विनी जो कुमार है, अश्विनी कुमार जो 2 हमारे पास है वो देव विषक, यानी कि ये देवों की चिकित्सा करते थे, देवों के चिकित्सक थे ये।
तो उनके द्वारा कुछ चिकित्सा में इस तरह से चमत्कार हुए, तो वो शलाक्य के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है कि शलाक्य का इंट्रोडक्शन है एक तरह से। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे शलाक्य तंत्र की सारी डिजीजेस देखेंगे, बट यहाँ पर जो है वो इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो कुछ जो अश्विनी कुमार ने जो हमारे आयुर्वेद क्षेत्र में चमत्कार करके दिखाए हैं इन द पार्ट ऑफ शलाक्य फील्ड, तो वो कुछ यहाँ पे एग्जांपल कोट किए गए हैं। सबसे फर्स्ट है उपासक कंठ को चक्षु दिए, ठीक है। ऋषि परावृत को नेत्रहीनता से नेत्र संपन्न किया, ठीक है। नेक्स्ट दधीचि ऋषि के शिर का संधान किया। फिर है नृषद पुत्र को कर्ण देकर बधिरता को दूर किया। बधिरता होता है डेफनेस, तो बधिरता को बधिरे भी बोलते हैं और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं डेफनेस से, जिसमें सुनाई नहीं देता है। तो नृषद पुत्र को कर्ण देकर बधिरता को जो है वो दूर किया। ये सब ऋग्वेद के रेफरेंसेस हैं। नेत्र रोगों की चिकित्सा का ज्ञान, तो ये सब ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास यजुर्वेद आता है, हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद हमने देख लिया, सेकंड इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में आप एक कोट कर सकते हो मंत्र चिकित्सा, तो मंत्र चिकित्सा से दृष्टि की प्राप्ति हुई थी, ऐसा रेफरेंस हमें तैत्तिरीय संहिता में मिलता है, तो ये यजुर्वेद के अंडर आता है। नेक्स्ट इज अथर्ववेद, जिसमें से हमारा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जो शास्त्र कहाँ से निकला है, अथर्ववेद से निकला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, आयुर्वेद शास्त्र वो कौन से वेद की देन है, कौन से वेद का जो है वो पांग है निकलता है, वो अथर्ववेद से निकलता है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेशंस में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है वो किसका जो है वो ब्रांच है अंडर, किस वेद का। तो ऑप्शंस में आपको आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद और ये अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो है वो उपांग बोला गया है आयुर्वेद को। तो इसमें एग्जांपल हमें मिलता है अंजन मणि को नेत्रों के लिए हितकर तथा रोग नाशक कहा गया है। तो अंजन मणि स्पेसिफिकली वहां पे अथर्ववेद का रेफरेंस है कि अंजन मणि नेत्रों के लिए हितकर है और नेत्र रोग नाशक बताई गई है। तो यहाँ पे कंक्लूड करके बता रहे हैं कि जो वैदिक काल था, जो वैदिक काल था उसमें अश्विनी कुमारों के अष्टांग विशारद, विशारद कौन होते हैं, जो किसी भी चीज में एक्सपर्टीज अपनी दिखाते हैं। तो वैदिक काल में जो अश्विनी कुमार थे उनके अष्टांग विशारद होने के प्रमाणों में शलाक्य संबंधी उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, ये हमने देखा अभी अभी, जो परवर्ती ग्रंथों में भी प्राप्त हुए। यहाँ पे परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती यानी कि जो आगे ग्रंथ कहे गए हैं, जो आगे ग्रंथ जो बाद में होने वाले ग्रंथ हैं, परवर्ती। अगर पूर्ववर्ती होता तो जो पहले ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, अब यहाँ पे पूर्व नहीं है, यहाँ पे परवर्ती लिखा है। तो परवर्ती ग्रंथ यानी कि जो आगे ग्रंथ लिखे गए हैं, जो बाद में लिखे गए हैं, जिनका फॉर्मेशन वैदिक काल के बाद में हुआ, तो वहां पर जो है वो शलाक्य के सभी उदाहरण वहां पे प्राप्त होते हैं। चिकित्सा के अन्य कोई विभाग नहीं थे। आगे चलकर अष्टांग विभाजन प्राचीन काल में हुआ, जो कि संहिताओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं संहिता हमारी, कोई भी संहिता उठा के देख लो, वहां पे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर, आपको याद होगा, आपने अष्टांग जो है वो पढ़े हैं, कौन कौन से, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषाण। तो वहां पे जो वाग्भट ने ऊर्ध्वांग बोला है, वो ऊर्ध्वांग शब्द से क्या है, वहां पे ऊर्ध्व जत्रुगत रोगी है, वही हमारा शलाक्य तंत्र है। तो वहां पे उन्होंने ऊर्ध्वांग नाम से जो है वो कोटेशन किया है। एक जीवक का रेफरेंस हमें मिलता है, जीवक का काल यहाँ पे लिखा गया 600 बीसी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में वहां से चिकित्सा का 7 वर्ष का अध्ययन और अभ्यास करने के पश्चात अपने चिकित्सा कौशल से विश्व में ख्याति अर्जित करने वाले आचार्य जो है जीवक थे। तो आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली तक्षशिला विश्वविद्यालय ये हमारे जो वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पुरानी जो है वो यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं। विश्वविद्यालय क्या होता है, यूनिवर्सिटी होती है। तो हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी, आपने नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय सुना होगा, आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय सुना होगा। तो ये सबसे पुरानी हमारी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है इस वक्त पे। प्राचीन समय में हमारे भारत का ही हिस्सा था, बट अभी पार्टीशन के बाद जो है वो ये पाकिस्तान में चला गया है। तो बेसिकली पंजाबी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं हम, तो ये वहां पे सिचुएटेड है। और ये किन्होंने बनाई थी,
राजा राम के भाई भरत आपने सुना होगा, तो राजा भरत के जो बेटे थे उनका नाम तक्ष था, तो उनके बेटे के जो नाम पर जो है वो ये नगरी रखी गई है। उस नगरी में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो फिर तक्षशिला रखा गया। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे काफी भारत के अच्छे अच्छे जो है वो लेजेंड्स जिसको आप बोल सकते हो वो यहाँ पर जो है पढ़े हैं, चाहे वो आचार्य चाणक्य हो एंड चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा, चाणक्य, और हमारे जीवक जो है आचार्य जीवक वो भी वहीं से जो है वो पढ़े हैं। तो हम बात कर रहे थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से चिकित्सा का 7 वर्ष का अध्ययन इन्होंने वहां से प्राप्त किया, आचार्य जीवक की बात हो रही है। और वहां पे अभ्यास करने के बाद अपने चिकित्सा कौशल से पूरे विश्व में जो है वो ख्याति अर्जित करने वाले आचार्य जीवक थे। तो उन्होंने क्या बोला, नाना औषधि भूत जगति किचित वर्तते, यानी कि इस जगत में जितने भी समस्त द्रव्य औषध हैं वो प्रयुक्त योग्य है। मतलब जितनी भी द्रव्य, द्रव्य क्या है, द्रव्य किसी न किसी फॉर्मेट में औषध के रूप में जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी इस जगत में नाना औषधि भूत जगति किचित वर्तते, यानी कि वो योग्य है, वो यूज करने लायक है। वर्तते मतलब हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो कोई भी जगत में ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको हम ऐसे औषध यूज नहीं कर सकते। तो ये प्रसिद्ध वाक्य किसका है, आचार्य जीवक का है। तो सब हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे अभी सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्राचीन काल, है ना। फर्स्ट पे हमने क्या पढ़ा था, वैदिक काल। अब सेकंड नंबर पे हमारा है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का समय उत्तर गुप्त काल यानी कि 7th शती तक जो है वो माना जाता है। इस काल में मुख्य रूप से संहिता ग्रंथ जितने भी हमारे हैं अस्तित्व में आए। अभी सबसे पहले वैदिक काल में क्या था, कुछ कुछ रेफरेंसेस मिलते थे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, बट अब यहाँ पर क्या है, संहिताओं का फॉर्मेशन हो गया प्राचीन काल में। जब संहिताओं का फॉर्मेशन हो गया तो आपके पास जो संहिताएं हैं, जो हमारे पास संहिताएं हैं, उसमें कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुश्रुत का उत्तर तंत्र है, तो सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 1 से 19 अध्याय आपको जो है वो नेत्र चिकित्सा के रूप में जो है वो हम पढ़ेंगे। जो सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 to 19 जो है वो नेत्र चिकित्सा पर आधारित है। उत्तर तंत्र के 20 और 21 अध्याय जो है वो कर्ण की चिकित्सा पर आधारित हैं। उत्तर तंत्र के 22 से 24 नासा चिकित्सा, उत्तर तंत्र 25 से 26 शिरोरोग, और निदान स्थान का जो 16th अध्याय है वो है मुख रोग। मुख रोग के बारे में वहां पर बताया गया है। यहाँ पे मुख रोग चिकित्सा है, मुख रोग का वहां पे निदान ही है, सारा भी बताया गया, चिकित्सा जो है वो चिकित्सा स्थान में बताई गई है। तो उत्तर तंत्र के 1 to 19 नेत्र रोग का पार्ट है। उसके आगे 20 to 21 कर्ण रोग हम पढ़ेंगे, 22 से 24 नासा यानी कि नोज के बारे में पढ़ेंगे, और 25 से 26 जो है वो शिरोरोग। तो उत्तर तंत्र में कुल मिला के 66 चैप्टर्स हैं हमारे पास। उत्तर तंत्र में कितने चैप्टर्स हैं, 66 चैप्टर्स हैं। और उसमें से भी पहले 26 अध्याय जो है वो हमारे ईएनटी पोर्शन को कवर करेंगे, यानी कि शलाक्य तंत्र को हम कवर करेंगे, विच इंक्लूड्स आई, ईएनटी एंड शिरोरोग आल्सो। तो सुश्रुत में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 वॉल्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें कितने अध्याय हैं, और जो सेकंड जो है उत्तर तंत्र है उसमें कितने अध्याय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है, ये आप पता करोगे और इसको मेमोराइज करोगे। इसके बाद सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, निदान स्थान में कितने अध्याय हैं, शरीर स्थान में कितने अध्याय हैं, ये आपको काउंट जो है वो पता होना चाहिए। एमसीक्यू फॉर्मेशन के लिए, एमसीक्यू आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगर चरक संहिता की बात करें तो हमारे पास चरक संहिता में ऐसे कितने रेफरेंसेस हैं जहाँ पे थोड़ा सा हम शलाक्य के रेफरेंसेस हम कोट कर सकते हैं। तो चरक सूत्र स्थान 17th अध्याय, चैप्टर का नाम क्रियंत शिरसीय अध्याय, चरक सूत्र 17 क्रियंत शिरसीय अध्याय। तो उसमें हम देखते हैं शिरोरोग की बात की गई है, तो 17th अध्याय में भी थोड़ा सा शलाक्य का हमें रेफरेंस मिलता है। तो इस तरह ये चरक के कुल अध्याय यहाँ पर मेंशन किए हैं, चरक सूत्र 17, 18 और निदान स्थान का 7th और निदान स्थान का 8th अध्याय। फिर चरक चिकित्सा 9th, 10th, 12th एंड 26th अध्याय। 26th अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट, चरक चिकित्सा स्थान त्रिमर्गीय चिकित्सा, ठीक है। तो सिद्धि स्थान का 9th अध्याय। ये कुछ चरक संहिता के रेफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में भी हमारे पास शलाक्य के कुछ रेफरेंसेस हैं। सूत्र स्थान में अध्याय 20 नस्य विधि, अध्याय 21 धूमपान, 22 गंडूशादि विधि,
23 अष्टयोतर अंजन विधि और अध्याय 24 तर्पण पुटपाक विधि। तो ये भी कुछ शलाक्य के रेफरेंसेस जो है वो आप कोट कर सकते हो एग्जाम में। उसके बाद आता है उत्तर तंत्र, ये अष्टांग का ही उत्तर तंत्र है। तो अष्टांग के उत्तर तंत्र में ये सारे जो है वो चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे शलाक्य पर रिलेटेड है। तो इसको जस्ट एक रीड आउट लेना है, इसमें कुछ नहीं है, इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यकाल। फर्स्ट हमारा कौन सा था? वैदिक काल, सेकंड प्राचीन काल और थर्ड आता है हमारा अभी मध्यकाल। तो मध्यकाल का जो टाइमिंग बताया गया है वो है 4th शती से लेकर 15th शती तक। तो आपको सबके काल जो है वो याद रखने हैं। संहिताओं के अध्ययन को छोड़कर विषय प्रधान अध्ययन यहाँ पर प्रारंभ हुए। तो हमने पहले जो है वो संहिताओं का अध्ययन पढ़ लिया। अब मध्यकाल में क्या हुआ? विषय प्रधान अध्ययन, यानी कि पहले सिर्फ बृहत्तरी जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भटेनो की चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय था। कब? सेकंड काल में। कौन सा? प्राचीन काल में। अब मध्यकाल में क्या हुआ? यहाँ से सब्जेक्ट्स निकले जो आप बीएमएस में पढ़ते हो, जैसे कि रस शास्त्र हो गया, शलाक्य तंत्र हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स निकले वो मध्यकाल में निकले हैं। तो संहिताओं के अध्ययन को छोड़कर विषय प्रधान अध्ययन, तो विषय प्रधान यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो सब्जेक्ट वाइज आपकी स्टडी जो है वो आने लग गई, तो ये मध्यकाल में हुआ। इसी काल में निदान, रस शास्त्र आदि छोटे छोटे ग्रंथ जो है वो बनाए गए। शलाक्य तंत्र की दृष्टि से विशेष ग्रंथों का निर्माण अभी नहीं हुआ। ठीक है, मध्यकाल में शलाक्य तंत्र की दृष्टि से कोई ग्रंथ नहीं है हमारे पास, तो वो मध्यकाल में हम इसको कोट करेंगे। विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं होते हुए भी सम्मिलित रूप से शलाक्य चिकित्सा वहां पे विद्यमान थी, तब भी हमारे पास शलाक्य की चिकित्सा वहां पे अवेलेबल थी। अभी मध्यकाल में कौन कौन से आचार्य हमारे पास है? माधव निदान, शारंगधर और भाप्रकाश। तो यहाँ पे माधव निदान जो कि 8वीं शती के हैं, तो वहां पर जो माधव निदान में हमारे पास रेफरेंसेस हैं वो अध्याय 56 to 60 हमारा पूरा जो है वो ईएनटी कोट करता है, शलाक्य तंत्र जो है वो कोट करता है। मुख रोग निदान, कर्ण रोग निदान, नासा रोग निदान, नेत्र रोग निदान, शिरो रोग निदान। तो माधव निदान में हमारे पास यहाँ जो है वो रेफरेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज शारंगधर, ये भी जो है वो मध्यकाल के पार्ट में। शारंगधर की जो अपना सदी है वो है 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शती के हैं वो। शारंगधर जो है वो 3 खंडों में लिखी गई है, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड। तो सबसे पहले पूर्व खंड में जो अध्याय आपका 7वां अध्याय है, रोग वेद परिचय उसका नाम है, उसमें नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोगत रोगों का वहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये कुछ रेफरेंस मिलता है पूर्व खंड में। शारंगधर के मध्य खंड में औषध कल्पनाएं और उनका निर्माण जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट उसके उत्तर खंड में अध्याय 8th, 9th, 10th, 11th और 13 नस्य, धूमपान, गंडूश कवल, लेपालेप, नेत्ररोग नाशक उपचार, ये कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। जस्ट एक बार रीड आउट करना है, इतना डिटेलिंग में याद रखने की इन रेफरेंसेस को जरूरत नहीं है, वो आगे जैसे जैसे हम पार्ट बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। बट यहाँ पे आपके शलाक्य तंत्र के इतिहास में आपको जितना कोट कर सकते हो पॉइंट वाइज बनाकर, वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास भावप्रकाश निघंटु, ये भी मध्यकाल के अंडर ही आते हैं। तो भावप्रकाश निघंटु में मध्य खंड में धूमपान विधियों का जो है वो उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट उत्तर खंड में यत्र तत्र शलाक्य संबंधी विषय विकीर्ण रूप में प्राप्त होता है। तो ये भावप्रकाश निघंटु के कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस है। उसके बाद यहाँ पर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी कि 15th सेंचुरी से आगे क्या क्या जो है वो काम हुए हैं। आधुनिक काल में भारत में डच, ग्रीक आदि विदेशी लोगों का आगमन हुआ जो अपने साथ प्रचलित चिकित्सा विधियां लेकर आए थे। इस काल में मुगल साम्राज्य के आक्रमणों एवं अधिपत्य के कारण आयुर्वेद जो है वो क्षीण हो गया था। इस काल में क्रमशः आयुर्वेद का विकास 17th शताब्दी के बाद विभिन्न स्थानों पर विकीर्ण रूप में हो रहा था। तो अभी मॉडर्न आधुनिक काल जो है वो हम मॉडर्न से ले सकते हैं, जो अब का टाइम है। तो तब उस टाइम पे डच, ग्रीक आदि विदेशी लोगों का आगमन हुआ था भारत में, जो अपने साथ कुछ चिकित्सा विधियां लाए थे, प्राचीन अपने प्रचलित चिकित्सा विधियां जो है वो लाए थे। बट इस काल में हमारे भारत में क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्यों का आक्रमण हुआ था। उस टाइम पे आयुर्वेद जो है वो क्षीण हो रहा था। तो 17th शताब्दी के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा विकीर्ण रूप में जो है वो विकास हुआ है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव से विषय प्रधान अध्ययन प्रचलित होने के कारण शलाक्य तंत्र विशिष्ट विषय के रूप में स्थापित होकर अध्ययन अध्यापन जो है वो प्रारंभ हुआ।
तो अभी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां थी, अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी थी, उनके प्रभाव से विषय प्रधान अध्ययन यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड शलाक्य तंत्र एज ए सब्जेक्ट, तो वो अध्ययन प्रचलित होने के कारण कि मतलब कि तब क्या हुआ था, तब सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो हमें स्टडी आने लग गई थी। तो उसका एक ट्रेंड चल गया था कि सब्जेक्ट हमने जो है वो पढ़ना है। तो जब वो ट्रेंड आया सब्जेक्ट पढ़ने का, तब जो है वो शलाक्य तंत्र विशिष्ट रूप से उसको विषय के रूप में स्थापित हुआ और तब उसका हम अध्ययन अध्यापन जो है वो उसका स्टार्ट हो गया, जो कि अब हम पढ़ते हैं। तो आधुनिक काल में इसको हम किस तरह कोरिलेट करते हैं? नेत्र चिकित्सा को हम ऑप्थेल्मोलॉजी से करते हैं, कर्णनासा मुख चिकित्सा को हम ईएनटी के अंडर रखते हैं, दंत चिकित्सा को हम डेंटिस्ट्री के अंडर हम स्टडी करते हैं मॉडर्न में, और शिरो रोग चिकित्सा को हेड एंड न्यूरोलॉजी के अंडर जो है हम स्टडी करते हैं। तो आधुनिक काल, आधुनिक काल इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक परंपरा में शलाक्य तंत्र आयुर्वेद का एक विशिष्ट अंग था। जो हमने वैदिक काल पढ़ा, तो ये समराइज करके बता रहे हैं कि जो वैदिक परंपरा में हमने देखा था कि शलाक्य तंत्र आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि संहिता काल में एक अंग के रूप में सभी संहिताओं में अब वर्णित है, जो इसके महत्व और विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। मध्यकाल में क्या हुआ? विषय प्रधान अध्ययन, जो कि हमने पहले भी बात की कि मध्यकाल में विषय प्रधान अध्ययन जो है वो प्रारंभ हुआ, लेकिन शलाक्य तंत्र को उसमें स्थान नहीं मिला था। ठीक है, यद्यपि शलाक्यगत रोगों एवं चिकित्सा उपक्रमों का वर्णन सभी ग्रंथों में प्राप्त होता रहा। तो मध्यकाल में भी सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेड जो है ट्रेंड शुरू हो गया था, बट शलाक्य तंत्र एज ए सब्जेक्ट मध्यकाल में नहीं आया था। बट आधुनिक काल में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव से शलाक्य को एक विशिष्ट विषय का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ। तो जब आधुनिक काल आया तो शलाक्य तंत्र को भी एज ए सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब उसके बाद उसका अध्ययन अध्यापन जो है वो अब तक हो रहा है। तो ये हमारा आधुनिक काल है। आधुनिक का कुछ हम इतिहास देख सकते हैं। आधुनिक इतिहास में पोलिटाइजर करके जो है वो एक साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने बहुत से शिष्यों को कर्ण रोग विज्ञान शिक्षा प्रदान की है। मध्य कर्ण को स्फीत करने की विशेष प्रक्रिया उन्हीं का अवदान है। इसे पोलिटाइजेशन नाम से जो है वो जाना जाता है। स्फीत का मतलब यहाँ पे होता है कि फुलाना। तो मध्य कर्ण को यहाँ पे फुलाने की जो टेक्निक है वो पोलिट्जर जो है वो साइंटिस्ट ने दी है, और इस प्रोसेस का नाम जो है वो पोलिटाइजेशन रखा है। जस्ट ओवरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोगन टर्नर। तो जितने भी हमारे नेजल साइनस हैं, नाक की नाड़ियां हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्राक्रेनियल, तो जितने भी हमारे अंतः मस्तिष्क उपद्रव यानी कि इंट्राक्रेनियल, उसकी बात हो रही है, अंतः मस्तिष्क यानी कि इंट्राक्रेनियल, उनके बारे में उनका अवदान और लेख यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्होंने लोगन टर्नर ने, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि लोगन टर्नर ने नेजल साइनस और इंट्राक्रेनियल पर काम किया है। पोलिट्जर ने पोलिटाइजेशन जो है वो नाम से एक टेक्निक निकाला है। और रिनीज, वेबर एंड शोबा, या अभी ईएनटी में पढ़ोगे रिनीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट क्या होता है। तो एक कर्ण विशेषज्ञ श्रवण शक्ति परीक्षा के बारे में उनके आविष्कृत उपायों के लिए प्रख्यात है। तो किस तरह हम एग्जामिनेशन करते हैं हियरिंग का, तो रिनीज टेस्ट और वेबर्स टेस्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो है वो हमारा आधुनिक इतिहास जो है वो कवर करता है। तो अभी यहाँ तक हमने जो चीजें देखी कि हमारे पास 4 काल थे। ठीक है, टू बी समराइज, सबसे पहले हमने वो चीज देखी कि शलाक्य तंत्र की परिभाषा क्या है, शलाका शब्द कहाँ से आया है, उसको शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर उसका परिभाषा कैसे हमने पढ़ा, जो कि सुश्रुत सूत्र वन का आपको कोट याद करना है। ठीक है, वो सारा कोट आपको याद होना चाहिए। परिभाषा के बाद हमने उसका वेदों में उसके कुछ देखे कि वेदों में शलाक्य तंत्र कहाँ कहाँ आता है। उसके प्रमुख आचार्य निशुक, गुरु वाग्भट बोले, ये हमने निमोनिक याद रखना है, निशुक, गुरु वाग्भट बोले। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने 4 तरह के काल जो है वो पढ़े। 4 तरह के काल कौन कौन से? सबसे पहले वैदिक काल, उसके बाद प्राचीन काल, तीसरा मध्यकाल, और चौथा हमारा आधुनिक काल। तो ये 4 तरह के हमने काल में देखे कि शलाक्य के रेफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं। उसके बाद हमने सारा मॉडर्न के एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा कि शलाक्य तंत्र का कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल है। तो दिस इज ऑल अबाउट शलाक्य तंत्र का इतिहास। तो इसके आगे जो है वो हमारा नेत्र शरीर का जो पार्ट आएगा, उसमें हम नेत्र चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह नेत्र की क्या एनेटमी है, नेत्र काम कैसे करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका एनेटमी क्या है। उसके बाद उसके रोगों के ऊपर जो आएंगे, उनके लक्षण और ट्रीटमेंट के ऊपर। तो यहाँ तक जो है वो शलाक्य का इतिहास आपका कवर होता है।